नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच वॉर चल रही है और बहुत बड़े स्केल पे वॉर चली गई है। दिन भले कम हुए हैं, लेकिन जिस तरह की तबाही हुई है, जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ने की उम्मीद है, बहुत ज़्यादा स्थिति ख़तरनाक बन रही है। मतलब ये इजराइल और फ़िलिस्तीन से निकलकर ये आगे भी आग पहुंच सकती है। तो आज इस पर बात करने के लिए एक बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं। ज्ञान जरा हटके के सौरभ भाई हैं। सौरभ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। अरे सर, आपके फैन है। मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आ रहे थे कि आप सौरभ भाई के साथ कॉलअप क्यों नहीं करते हो। मैंने बोला कि भाई कर लूंगा यार, कर लूंगा मैं सौरभ भाई के साथ नहीं कॉलअप। नहीं 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 सर, तो ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो नहीं सर, मिडिल ईस्ट क्या है, मेरे मेरे साथ में ये है कि मतलब मैंने साल 2011 से साल 2017 तक मैंने सिर्फ मिडिल ईस्ट पढ़ा है। तो मिडिल ईस्ट में ये चीज मैं अपने आप के लिए कह सकता हूँ कि मिडिल ईस्ट को लेकर मेरी पकड़ थोड़ी सी अच्छी है। अरे वाह, तो इससे 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 अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो चलिए, पहला पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आज की सारी अपडेट हम लोगों के पास हैं। आज जो स्थितियां आपको दिख रही हैं, अब आपको क्या लगता है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच ये वॉर अब किधर को जा रही है? अब इस वॉर को जिस तरीके से इस वक्त परिस्थितियां बन रही है, वो देख के मुझे लग रहा है कि जो इनका पूरा का पूरा इकोसिस्टम इन लोगों ने डिप्लॉय कर दिया है। हमास की बात कर रहा हूँ, हमास और ये जो पूरा का पूरा इनका इकोसिस्टम है, वो पूरी तरीके से डिप्लॉय हो चुका है। इन लोगों के पास इस वक्त कोई भी ऑप्शन नहीं है कि ये लोग इसको एस्केलेशन के लिए लेके जा सके, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी अपने 2 समुद्री बेड़े तैनात कर चुका है। ब्रिटेन ने अपना समुद्री बेड़ा तैनात कर दिया है। मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के जितने भी बेसेस है, सऊदी अरेबिया, कतर, इराक, जहां पे भी यूएस आर्मी बैठी हुई है, हर जगह अमेरिका ने अपना फायर पावर बढ़ा दिया है, एयर पावर बढ़ा दिया है, और हर जगह इस वक्त यूएस आर्मी रेडी टू मूव कंडीशन में बैठी हुई है। मतलब कि कॉल जाते ही 5 मिनट में ये लोग हमला कर सकते हैं। और आपको ये बात नहीं भूलना चाहिए यहाँ पे, अगर कोई किसी को जियोपॉलिटिकल नॉलेज ना हो, है ना, तो अमेरिका के पास इस वक्त भी ऑल ओवर वर्ल्ड 800 के आसपास मिलिट्री बेसेस है। और दुनिया में अगर अमेरिका कहीं भी चाहे तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर जाके स्ट्राइक कर सकता है। सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट चाहिए। यूएस प्रेसिडेंट अगर बोलते हैं ओके, 5 मिनट के अंदर जाके कहीं पे भी बम गिरा सकते हैं ये लोग, इतनी कैपेबिलिटी। सो मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी बेसेस है अमेरिका के, सब एक्टिव हैं और सब रेडी टू मूव कंडीशन में, किसी भी वक्त जैसी ऑर्डर आता है हमला कर सकते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद खड़े होके बिना किसी लाग लपेट के, और लिटरली मैंने आज तक अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति को इतने कड़े शब्द यूज करते हुए नहीं देखा किसी के लिए भी, जितने कड़े वो शब्द जो बाइडेन ने यूज किए हैं। मतलब इतने कड़े शब्द तो कभी हम लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को यूज करते हुए नहीं देखा, है ना। जो बाइडेन ने साफ साफ बोला है हर कंट्री को, हर पार्टी को, कि बीच में मत आना, अदरवाइज साफ कर देंगे। सो मेरे को नहीं लगता कि ये एस्केलेशन के लिए लेके जा पाएंगे। इस वजह से इन लोगों ने अपना एक इकोसिस्टम जो इनका है पूरी तरीके से डिप्लॉय कर दिया है। हम लोगों को सोशल मीडिया पे गाजा जेनोसाइड, सेव गाजा, फलाना ढिमकाना दिखना शुरू हो गए हैं। और अब इन लोगों की कोशिश यही है कि कैसे भी करके इसको सीज फायर के लिए ये लोग लेके जाए। लेकिन सौरभ भाई, अब जो अपडेट आ रही हैं, ये आपको भी खबर होगी ही कि भाई इजराइल ने कहा है कि भाई गाज़ा के लोगों, 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं, आप जगह खाली करिए। और जगह खाली करने का मतलब यह है कि भाई ग्राउंड अटैक होने वाला है। सेनाएं घुस रही हैं, सेना बहुत तगड़ा अटैक करेगी और हमास के एक एक ठिकाने को, जैसा कि उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम इस प्लेनेट से वाइप आउट कर देंगे हमास को। और मुझे लगता है कि ये नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल जो कहता है वो करके दिखाता है। तो इस सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं कि क्या इतनी जल्दी इतनी बड़ी पॉपुलेशन हटाना, भागना, मतलब एक तरह से मतलब ये तो क्योस बिल्कुल हो जाएगा फिलिस्तीनियों के लिए। बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है इस वक्त, लिटरली इसमें कोई दो मत नहीं है। अफरा तफरी का माहौल है और 10 लाख लोग एक साथ वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। और आपको मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि गाजा जो मेन सिटी है, जहाँ पे मेन पॉपुलेशन रहती है, इस पूरे गाजा स्ट्रिप की जो मेन पॉपुलेशन रहती है, वहां की मेरे हिसाब से शायद 7.5 लाख के आसपास आबादी है गाजा मेन सिटी की, है ना। वहां से इधर साउथ में आने के लिए सिर्फ एक हाईवे है, सिर्फ एक हाईवे, वो भी सिंगल लेन हाईवे है ना। तो वहां से 10 लाख लोगों को मूव करना वाकई में बहुत मुश्किल है। और इसराइल की ये जो कॉल है, ये भी मतलब बहुत खतरनाक कॉल है। और मुझे मतलब अभी भी थोड़ा सा संशय है इस बात को लेके कि
ग्राउंड ट्रूप्स इजराइल के एंटर करेंगे। मुझे अभी भी थोड़ा सा इस बात को लेकर संशय है। मुझे अभी भी लग रहा है कि ये लोग हवाई कार्रवाई ही करेंगे, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है वहां से निकल नहीं पाएगी। हमास वाले इन लोगों को जाने नहीं देंगे। जैसे ही इजराइल की कॉल आई थी खाली करने की, वैसे ही इमीडिएटली हमास की कॉल आ गई थी कि खाली नहीं करना है। उनके जो टेररिस्ट हैं वो इन लोगों को जाने भी नहीं दे रहे हैं, वो क्योंकि ये उनके लिए ह्यूमन शील्ड है ना भाई, ह्यूमन वो शील्ड यूज बनते हैं ना, करते हैं। बिल्कुल हाँ, ह्यूमन बिल्कुल। शील्ड के तौर पे यूज करते हैं, तो वो कैसे जाने दे सकते हैं इन लोगों को, है ना। उनको तो प्रोटेक्ट करना है। अगर ये चले जाते हैं, अगर ये पूरा पूरा एरिया खाली कर देते हैं, तो क्या जरूरत है इसराइल की ग्राउंड ट्रूप को इंटर करने की। फिर तो इसराइल की एयरफोर्स के लिए और ज्यादा इजी हो जाता है ना। कोई भी नहीं है, जाके जहां मर्जी पड़े बमबारी करो। सो अगर ये खाली कर देना, तो उस कंडीशन में भी मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड ट्रूप्स इंटर करेंगे। मुझे लगता है कि अभी भी एयरफोर्स से इंटर करेगी। और मैंने इसको लेके कहीं मेरे चैनल पे डिस्कशन में भी बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो अरब कंट्रीज अभी भी इसराइल के साथ में खड़ी है ना, जैसे कि यूएई हो गया, बहरीन हो गया, और बिहाइंड द सीन कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया और जॉर्डन, इजिप्ट, ये भी इसराइल के साथ में खड़े हैं। इन लोगों का मेरे को जहां तक लगता है कंडीशन इन लोगों ने रखी होगी कि ग्राउंड ट्रूप्स इंटर नहीं होने चाहिए। ये मेरे हिसाब से कंडीशन होगी। और ये जो है अफरा तफरी का माहौल जो बनाया है इसराइल की ओर से, ये अफरा तफरी का माहौल बनाने का सिर्फ एक रीजन है, और वो ये है कि इन लोगों को कैसे भी करके होस्टेजेस को निकलवाना है, वहां जो होस्टेजेस फंसे हुए हैं। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन। बिल्कुल, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, इधर तो इस बॉर्डर पे जो गाज़ा वाला है, इधर तो टेंशन बनी हुई है। लेबनान की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। लेबनान से खबरें भी आ रही हैं कि कुछ लोग एंटर भी किए हैं। अभी ट्विटर पे थोड़ी देर पहले मैंने देख रहा था, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई अभी आईडीएफ की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है कि हो जाएगी। तो ये जो लेबनान की तरफ से प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, इसको कैसे देखा जाए? मतलब इतने सारे फ्रंट पे एक साथ इजराइल के लिए लड़ना, मतलब क्या, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, इतने एक साथ इतने सारे फ्रंट पे इसराइल के लिए लड़ना मुश्किल होगा, इसमें नो डाउट मुश्किल होगा। और लेबनान की ओर से अगर फ्रंट ओपन होता है, तो हिजबुल्लाह भी अच्छा खासा उनके पास वेपनरी है, अच्छा खासा मैन पावर है। तो इसराइल के लिए हैंडल करना, मतलब डिवाइड हो जाएगी ना, उनकी फोर्स पूरी डिवाइड हो जाएगी। और इसीलिए तो अमेरिका ने यहाँ पे डिप्लॉय करे हैं प्रेशर बिल्डअप करने के लिए अदर पार्टीज के ऊपर, कि अदर पार्टीज इसमें इन्वॉल्व ना हो। जहां तक लेबनान की ओर से फ्रंट ओपन करने की बात है, 2 दिन पहले भी इसी तरीके की खबर निकल के आई थी कि लेबनान की ओर से फ्रंट ओपन हो गया है, हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया है। मतलब लिटरली दिन में एक बार तो ये न्यूज आती है कि लेबनान की ओर से कभी भी हिजबुल्लाह वाले घुसेंगे। और ये जो न्यूज है, ये सोशल मीडिया पे जो प्रो हमास ग्रुप है, ये ग्रुप अपनी जो ऑडियंस है, उन ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरीके की न्यूज को ये लोग प्लॉट करते हैं। सेटिस्फाई प्लस प्रेशर बिल्डिंग का काम भी करती है इस तरीके की न्यूज। आप सोचो ना, परसों के दिन जो न्यूज आई थी, सेम न्यूज हमास हिजबुल्लाह वाली, वो इतनी तेज रफ्तार से फैली कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट को ये बयान देना पड़ा कि लेबनान और इसराइल की बॉर्डर पे जो हो रहा है उसको लेकर हम चिंतित है, जबकि कुछ भी नहीं हो रहा था। 1 से 1.5 घंटे बाद इसराइल की आर्मी का क्लियरिफिकेशन आया कि कुछ भी नहीं था, है ना। मतलब ये एक्चुअली में उधर से प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश है। और मिडिल ईस्ट के अंदर हम लोग सभी जानते हैं कि जो मिडिल ईस्ट की आम जनता है, गवर्नमेंट आप छोड़ दो, है ना, गवर्नमेंट को आप मत कंसिडर, आम जनता है वो उस अब उनको उनके लिए ये कि हम लोग ये कहें कि भाई वो एंटी इजराइल है, तो वो है ना, लेकिन उसके लिए हम लोग उनको दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि पिछले 70 साल में मिडिल ईस्ट की जो लीडरशिप है, उन्होंने खुद ने अपने लोगों के अंदर ये हेट्रेड भरी है ना। भाई कोई बच्चा माँ के पेट से सीख के तो नहीं आया होगा कि अपने को इजराइल से नफरत करना है, अपने को पैलेस्टाइन का समर्थन करना है। वो जब उसका ग्रूमिंग हुआ होगा, स्कूल गया होगा, बड़ा हुआ होगा, तो उसने अपने इलाके में ही लोगों ने उसे सिखाया होगा कि भाई तेरे को इजराइल से नफरत करना है, पैलेस्टाइन के लिए लड़ना है, हमास वाले अच्छे हैं, जूस खराब है, ये सब कुछ अपने देश में वही सीखा होगा, स्कूलों में सब जगह। और ये चीज लीडरशिप ने वहां की जो लीडरशिप है उन्होंने भरी है। सो ये जो लोग हैं, लोगों का भी प्रेशर है। ये जो ग्रुप्स हैं, हमास हो गया, इस्लामिक जिहाद हो गया, फाता करके जो इनका है, ये हो गया, इराक के अंदर जो ग्रुप बैठे हुए हैं, ये हो गए, इनके ऊपर पब्लिक का भी प्रेशर है ना। तो अब अच्छा, और इन लोगों ने ये जो ग्रुप्स बिल्डअप हुए हैं, इन्होंने अपने ग्रुप्स किस बेसिस पे बिल्डअप करें? इसी बेसिस पे बिल्डअप करें ना कि हम मर्द हैं और हम प्रोटेक्शन देंगे। भाई बेसिक फिलोसफी क्या है इनकी, कि हम मर्द हैं और हम प्रोटेक्शन देंगे, हम लड़ेंगे आपके लिए, और आज जरूरत आ पड़ी है ना। और लड़ने के लिए आज 6 दिन तो हो गए, 6 दिन में से इनमें से कोई चक्कू लेके भी नहीं गया, बंदूक लेके जाना तो दूर की बात है ना। तो ये अपनी ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरीके की न्यूज आती है। और बहुत सी बार प्रेशर बिल्डअप करने के लिए ईरान डेस्परेट है ना, ईरान का बस नहीं चल रहा लेकिन डेस्परेट तो है। सो प्रेशर बिल्डअप करने के लिए कोशिश हो रही है, बट मेरे को
अभी भी मैं इसको लेके बहुत पॉजिटिव हूँ। मेरे को जहाँ तक लगता है कि लेबनान के अंदर सऊदी अरेबिया का दबाव भी उतना ही काम करता है जितना ईरान का करता है, और मेरे को नहीं लगता कि लेबनान का फ्रंट ओपन हो पाएगा। सीरिया के ऊपर ऑलरेडी यूएई का दबाव काम कर रहा है, सीरिया को और यूएई वाले फ्रंट ओपन नहीं करने दे रहे। कल इजराइल वालों की ओर से सीरियन मीडिया ने खबर पब्लिश करी थी कि इजरायली एयरफोर्स ने सीरिया के एयरपोर्ट के ऊपर जाके बमबारी कर दी। उसके बाद में भी सीरिया की ओर से कोई मेजर रिटेलिएशन की हम लोगों को खबर देखने को नहीं मिली, है ना। सो सीरिया के ऊपर भी यूएई का दबाव काम कर रहा है, और जहां तक मुझे लग रहा है कि लेबनान के अंदर सऊदी अरेबिया का दबाव काम कर रहा है और लेबनान का फ्रंट ओपन नहीं होगा। जो दमास्कस वाली जो बॉम्बिंग थी, उसमें ये कहा जा रहा था कि शायद ईरान से कोई जहाज जा रहा था, उसमें कुछ चीजें भेजी जा रही थी। खैर, हाँ, वो जहाज वो वापस खबर एक्चुअली वापस में लौट गया अभी वो। तक, हाँ, और बीबीसी वालों की ओर से ये बात बोली गई कि हम लोग इस खबर की इंडिपेंडेंट पुष्टि नहीं करते। पुष्टि उन्होंने ये नहीं बोला करते। कि सीरियन मीडिया ने ये खबर प्लॉट करी है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। बट पुतिन ने ऑफिशियली इसके ऊपर आके बयान दे दिया कि सीरिया के अंदर इन्होंने जो बमबारी करी उससे हम लोग, वो बहुत बेकार चीज है। सो एक तरह से उसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश की गई है। हम सभी लोग जानते हैं कि पुतिन इस वक्त इस हमास वाली ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट करना बनता भी है, क्योंकि यूक्रेन के अंदर यही तमाम लोग तो पुतिन को सपोर्ट कर रहे हैं, सो उनका सपोर्ट करना बनता भी है। अच्छा सौरभ भाई, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्थिति बन गई है। हमने पिछले कुछ सालों में देखा कि मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ बदल रहा था, इनफैक्ट बदल रहा है। और जिस तरह से इजराइल के साथ मिडिल ईस्ट के कई बड़े देशों के संबंध ठीक हो रहे थे, नॉर्मलाइज हो रहे थे, मतलब एक तरह से कहें तो सही रास्ते पर जा रहे थे, एकाएक हमास इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देता है, और एकाएक मिडिल ईस्ट फिर से जो है वो वर्ल्ड मैप पे आ जाता है कि जी अब तो मिडिल ईस्ट में फिर से पंगे होने शुरू हो गए। कितना बड़ा ये एक घटना कितनी बड़ा इम्पैक्ट दे रही है, जो शांति आ रही थी मिडिल ईस्ट में, अब फिर से एक बार हम अशांति की ओर बढ़ गए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये जो घटना इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर हुई, मतलब कि हमास वालों ने जो इजराइल के ऊपर हमला किया है, ये घटना, हम लोग इसको ये नहीं कह सकते कि ये मिडिल ईस्ट के अंदर कोई फाइनल युद्ध है। हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि इसके बाद मिडिल ईस्ट के अंदर आगे चल के युद्ध होगा या नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन ये जो घटना है ना, ये मिडिल ईस्ट के भविष्य को एक निर्णायक रास्ते पर ले जाने का काम करेगी। अगर इस घटनाक्रम के कंप्लीट होने तक सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, ये तमाम कंट्रीज, बहरीन, ये तमाम कंट्रीज अगर सह गई, है ना, और इन लोगों ने अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया, इन लोगों की ओर से अगर एस्केलेशन नहीं आया, तो आप ये मान के चलो कि इस घटनाक्रम के बाद में ये जो इजराइल है, इसके साथ में धीरे धीरे इनके सबके संबंध अच्छे हो जाएंगे। यूएई और बहरीन के तो ऑलरेडी यही है, इजिप्ट के भी बढ़िया ही, बस सऊदी अरेबिया ही है ना, अच्छे हो जाएंगे, और मिडिल ईस्ट एक पीस और तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ जाएगा। और अगर इन कंट्रीज ने अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया, तो ये मान के चलिए कि मिडिल ईस्ट 20 साल पीछे चला जाए। ये इतना ये घटना बड़ी नहीं है। अब इस घटना में अगर इनका इन्वॉल्वमेंट होगा या नहीं होगा, वो इस घटना को बड़ा या छोटा बनाएगा। अच्छा सौरभ भाई, इसमें चीन की जो भूमिका है वो बड़ी गजब हो गई है। चीन खुलकर इजराइल के अपोजिशन में बैठ गया है इस मामले में। अभी उधर से लगातार बयान आ रहे हैं, चीनी मीडिया की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं, जो इजराइल के जो मूवमेंट है इजराइल की, या इजराइल का जो एक्शन है, उसके खिलाफ बातें हो रही हैं। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अब आप ये किस ब्लॉक की तरफ आप देख रहे हैं कि रशिया, चूंकि रशिया ने कंडेम किया तो चाइना उसके साथ आ गया, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ है, क्योंकि अमेरिका उधर उनके साथ है, इजराइल के साथ। चाइना को एक्चुअली में इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर स्पेस चाहिए भाई। जिस तरीके से अमेरिका ह्यूमिलिएट होकर अफगानिस्तान से निकला है ना, उसके बाद में मिडिल ईस्ट के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। देन अफगानिस्तान से निकलने के साथ साथ जमाल खशोगी का जो केस हुआ, हम सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका ने उस केस को किस तरीके से हैंडल किया, और उस केस की वजह से सऊदी अरेबिया के साथ अमेरिका के संबंध किस लेवल पे जाके बिगड़े, ये बात मेरे हिसाब से किसी से भी नहीं छुपी, है ना। और ये जो 2-3 घटनाक्रम हुए हैं ना, इसकी वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर चाइना के लिए क्या बोलते हैं विंडो ओपन हो गई, है ना। और चाइना ने एंट्री करने की कोशिश भी करी। चाइना ने यहाँ पे सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी, है ना। और चाइना यही चाह रहा है कि वो कैसे भी करके मिडिल ईस्ट के अंदर डोमिनेट करने वाली पोजीशन में आ जाए। और यहाँ पे ये बात हर कोई जानता है, ये बात कटु सत्य, कोई बोलता नहीं है, लेकिन ये कटु सत्य है। अगर आपको मिडिल ईस्ट के अंदर डोमिनेट पोजीशन में जाना है, तो आपको ये जो रेडिकल लोग हैं, इनका सपोर्ट चाहिए।
आपको डेवलपिंग जो डेवलपमेंट में विश्वास रखते हैं, जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग के लोग हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, आपको उनको सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी आबादी 2% भी नहीं है। जो मेजोरिटी है सब रेडिकल है, आपको इनका सपोर्ट चाहिए। सो आप इनके अगेंस्ट में, आपके पास अगर चाइना के पास पब्लिक सपोर्ट है तो उसके पास फुल प्रेशर बिल्डअप करने की ताकत आ जाएगी मिडिल ईस्ट के अंदर जो लीडरशिप है, लीडरशिप के ऊपर, और उसकी मदद से फिर वो जैसे चाहे वैसे करवा सकता है। और इसी वजह से चाइना यहाँ पे इसराइल के अगेंस्ट में जाके इस वक्त हमास को, इनको सपोर्ट कर रहा है, इस तरीके का मेरे को लग रहा है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मतलब यहाँ मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये भी है कि इसराइल के इतना अगेंस्ट में चाइना नहीं जाएगा कि इसराइल खात्मे की कगार पे आ जाए, है ना। ये भी मेरे को लगता है। अच्छा सौरभ भाई, मैं अब ज़रा चीन से इंडिया पर आता हूँ, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। तो हमारी तरफ से हमारा स्टैंड क्लियर किया गया कि भाई हम जो आतंकवादी घटना हुई है इसराइल में, हम उसके लिए इसराइल के साथ हैं, इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल के समर्थन में खड़े हैं। लेकिन फ़िलिस्तीन पर हमारा जो फ्री पैलेस्टाइन स्टेट वाला जो हमारी जो पॉलिसी है, वो भी हम उसको समर्थन करते हैं। आप इस सिनेरियो को किस तरह देख रहे हैं? नहीं, ये सही पोजीशन है इंडियन गवर्नमेंट की। ये जो पोजीशन है ये सही पोजीशन है, क्योंकि भाई हम लोगों का जो मतलब हमारी जो लीडरशिप है, ये जो मोदी गवर्नमेंट आई है, और इससे पहले जो कांग्रेस लीडरशिप है वो भी इसी रास्ते पे चल रही थी। भाई हम लोगों का क्या था कि ग्लोबल लेवल पे हम लोग चाहते हैं कि दुनिया टेररिज्म के अगेंस्ट में जाके खड़ी हो, है ना। किसी भी तरीके की टेररिज्म को दुनिया एक्सेप्ट ना करे। अगर हम लोग लास्ट 5-6 साल का अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन गवर्नमेंट का मैसेज देखें तो यही मैसेज देखने को मिलता है कि दुनिया को हर तरीके के टेररिज्म को कंडेम करना पड़ेगा विदाउट एनी इफ एंड बट। अपना नफा नुकसान देखे बिना आपको जाके उसको कंडेम करना पड़ेगा, तभी हम इस टेररिज्म को खत्म कर पाएंगे, है ना। और आज अगर यहाँ पे इसराइल के अंदर ये जो आतंकवादी हमला हुआ, और लिटरली आतंकवादी हमला है, अगर कोई इसे मिलिट्री कार्रवाई या कुछ और कह के जस्टिफाई करने की कोशिश करे तो वो मानसिक रूप से विकलांग है, उसे अपना इलाज करवाने की जरूरत है। आपने जाके 260 निर्दोष लोगों को जो पीस फेस्टिवल में भाग ले रहे थे, वहां पे नाच रहे थे, उनको जाके आपने गोली मार दी। मतलब लिटरली वहां पे इन लोगों ने आंखें बंद करके गोली चलाई है। इन्होंने गिना भी नहीं है कितने लोग मर रहे हैं। वो जो इसराइल का केस है, स्प्लिंग, मेरे को नाम याद नहीं गाँव का, है ना। वो गाँव में ये लोग गए हैं, उस गांव में इन लोगों ने परिवारों को साफ कर दिया। इन्होंने परिवार, एक फैमिली है, उसके बच्ची को मारते वक्त इन लोगों ने फेसबुक पे लाइव स्ट्रीमिंग करी है ताकि दुनिया देखे। एक महिला, बुजुर्ग महिला जो अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी, मतलब जो अपाइज थी, अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी, उसको जाके इन लोगों ने गोली मारी है ना। क्या बिगाड़ लेती वो तुम्हारी आजादी की लड़ाई में? वो तुम मतलब कैसे तुमको आजादी लेने से रोक रही थी वो बुजुर्ग महिला, है। इन्होंने जाके बच्चों को मारा है। बच्चों के जो मारने के, काटने के वीडियो फोटोस है वो ऑफिशियली इजराइल की गवर्नमेंट की ओर से पब्लिश कर दिए गए। अब तो सबको पता है कि हुआ है ये। सो ये टेररिस्ट अटैक है। अगर कोई इसे जस्टिफाई करने की कोशिश करे तो उसे अपना इलाज करवाना चाहिए मानसिक रोग विशेषज्ञ से। सो इंडियन गवर्नमेंट की पोजीशन आतंकवाद पे क्लियर है, और उसी को मतलब उसी को कहते हुए, मैं उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की ओर से पोजीशन ली गई। रही बात पैलेस्टाइन की, तो पैलेस्टाइन को लेके जो हमारा सालों से जो स्टैंड है, वही स्टैंड इंडियन गवर्नमेंट ने रखा है कि पैलेस्टाइन के लोगों को एक स्टेट मिलना चाहिए। और ये कोई गलत डिमांड नहीं है। भाई पैलेस्टाइन के लोग जो वहां पे रह रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी रह रही है, आज भी बिना देश के है, बिना किसी आइडेंटिटी के है, तो उन लोगों को देश मिलना चाहिए। ये कोई गलत डिमांड नहीं है। और काफी लंबे समय से इंडियन गवर्नमेंट का यही स्टैंड है, और इसी स्टैंड को इंडियन गवर्नमेंट ने फॉलो किया। और यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने, बहुत लोग बोल रहे हैं कि बैलेंस करने की कोशिश की, नहीं, यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश नहीं करी। इंडियन गवर्नमेंट ने अपना जो हमेशा से चला आ रहा स्टैंड है उसको मेंटेन रखा है, और सीधे सीधे यहाँ पे आतंकवाद को कंडेम किया है, दुनिया को मैसेज देने के लिए कि हम लोग यहाँ पे अपना नफा नुकसान नहीं देख रहे हैं, हम लोग सीधे सीधे आतंकवाद को कंडेम कर रहे हैं। आपने बात कही कि इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस बिल्कुल सही है। बिल्कुल, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि हमारी जो पॉलिसी रही है वो हमेशा फ़िलिस्तीन को लेकर हमेशा यही पॉलिसी रही है कि भाई फ़िलिस्तीन के लोगों को एक उनका स्टेट मिलना चाहिए, फ्री स्टेट मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। एक यहाँ पे पॉइंट में डालना चाहूंगा। बहुत लोग जो हैं इंडिया के अंदर, बहुत लोग हैं, राइट विंग के लोग हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि भाई फिलिस्तीन जो है वो कश्मीर पे पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है ना। कश्मीर के मुद्दे पे फिलिस्तीन ने कभी भी पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि भारत ने फिलिस्तीन के लिए इस तरीके की पोजीशन ले रखी है। फिलिस्तीन की कश्मीर के मुद्दे पे हमेशा न्यूट्रल पोजीशन रही है। इनफैक्ट जब जनरल मुशर्रफ
नहीं, जनरल मुशर्रफ से पहले जो कोई थे, तब फिलिस्तीन के जो यासिर अराफात थे, ये पाकिस्तान के दौरे पे गए थे और वहाँ पे इनसे बोला गया कि आप पाकिस्तान आए हो, इस पाक ज़मीन पे खड़े होके कश्मीर को लेके कश्मीर में भारत जो कर रहा है उसके लिए क्रिटिसाइज़ कर दो और बोल दो। यासिर अराफात ने कहा, भारत साफ मना कर दिया कि मैं कश्मीर पे भारत को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा। सो ये बात मेरे हिसाब से जनता, हमारे जो ऑडियंस है, उन्हें पता होना चाहिए कि फिलिस्तीन, अगर यहाँ पे भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में पोजीशन ले रखी, तो फिलिस्तीन ने भी भारत के लिए किया है। आप ये नहीं कह सकते कि हम लोगों की तरफ से एक तरफा पोजीशन है। अब पब्लिक तो कुछ भी ओपिनियन रख सकती है भाई। आज हमारे देश में भी पब्लिक का ओपिनियन इजराइल की ओर टिल्ट हो रहा है ना? तो अगर वहां पे पब्लिक का ओपिनियन कश्मीर की ओर टिल्ट होता है, तो उससे हम लोगों को क्या लेना देना भाई? इंटरनेशनल लेवल पे जो जब कागजात साइन होते हैं, जब कोई डील साइन होती है, तो जब कोई एग्रीमेंट बनता है, तो किसकी बात चलती है, गवर्नमेंट की या पब्लिक की? सो गवर्नमेंट का स्टैंड हम लोगों को पता होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को बात करनी चाहिए। हाँ जी। बिल्कुल सही बात कही आपने। और मुझे लग रहा है कि शायद इसीलिए पता नहीं बहुत ज़्यादा लोग मुसलमान देश जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन जानते ही होंगे कि भाई फ़िलिस्तीन ने भी अपना एक अवार्ड जो है, सिविलियन अवार्ड, वो पीएम मोदी को दिया हुआ है। खैर, अब मैं आता हूँ, हाँ, अब मैं आता हूँ कि आपने कहा कि जी जो लोग हमास का सपोर्ट कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, उनके में दिमाग की कमी है। तो भाई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने खुलेआम कहा है कि हम जी फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं, हम फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में हैं, हम जो भी करना है हम करेंगे। तो ये तो आपका स्टेट इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और आप जो है वो हमास के सपोर्ट में खड़े हैं। तो ये मानसिक दिवालियापन है ना? आप इसे मानसिक दिवालियापन के अलावा आप क्या कह सकते हो? भाई, आपको फिलिस्तीन का सपोर्ट करना है, आप करो। आपको फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए बात करना है, आप करो। आप आज़ाद फिलिस्तीन के लिए अपनी बात रखना चाहते हो, डिमांड रखना चाहते हो, आप रखो। इनफैक्ट आप मेरे वीडियो देख लो, एक वीडियो आपको ऐसा नहीं मिलेगा इजराइल फिलिस्तीन पे, कम से कम भी 50-60 वीडियो हैं। एक वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें मैंने ये बात नहीं बोली हो कि भाई फिलिस्तीन के लोगों को उनका देश मिलना चाहिए और यहाँ पे 2 स्टेट सॉल्यूशन ही बेस्ट सॉल्यूशन है ना? जबकि मैं कट्टर इजराइल समर्थक हूँ और इजराइल वाले 1 स्टेट सॉल्यूशन मांगते हैं, है ना? बट इजराइल वाले जो मांगते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी वही मान के चलूँ, है ना? और मैं भी वही सर्व करूँ। मेरा दिमाग है ना? और मैं उसके हिसाब से ओपिनियन सेट करता हूँ। लेकिन भाई, फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन करने, उनकी आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बनने, है ना? उनके लिए देश मांगने, उनके लिए एक आइडेंटिटी मांगने के चक्कर में आप हमास वाले जो कर रहे हैं, ये जो उन लोगों ने बच्चे मार दिए हैं, इन लोगों ने ये जो औरतों का रेप किया है, ये जो गाँव में जाके पूरे गाँव को साफ कर दिया है, पीस फेस्टिवल में जाके लोगों को मारा है, महिलाओं को नग्न करके, मतलब वो नग्न लाश के साथ में इन्होंने जो क्रूरता करी है, लाश नहीं हो जिंदा हो, अभी उसको लेके भी कंफ्यूजन है, लेकिन अगर जिंदा भी थी तो भी उसको नग्गा करके उसके साथ में जो किया है, लिटरली उसके मुंह पे थूका है इन लोगों ने। आप उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वो लड़का थूक रहा है उसके ऊपर, है ना? एक अधमरी लड़की के ऊपर, नग्न लड़की के ऊपर थूक रहा है। इतनी भयंकर रूप से हैट्रेड है। और वो उसको तो शायद उसने इस वजह से थूका क्योंकि वो जूस है ना? ये रिलीजियस हैट्रेड है उसकी, वो जो लड़के ने थूका है उसकी रिलीजियस हेट्रेड की वजह से उसने थूका है ना? सो इस तरीके की हरकतों को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो यार? अगर आप इस तरीके की हरकतों को सपोर्ट कर रहे हो, तो आप मतलब मानसिक रूप से आप बीमार हो, आपको इलाज कराने की जरूरत है। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, एक चीज और नोटिस करने वाली है भाई। गाजा से इजराइल ने जो हमला किया है, उसके बाद से अब गाजा के अंदर से हम लोगों को इमेजेस दिखना शुरू हुई है बच्चों के मरने की और मकान टूटने की, फैमिलीज के तबाह होने की। और ये इमेजेस, इनका जो पूरा इकोसिस्टम है जिसमें अच्छे बड़े बड़े लोग हैं, ये इकोसिस्टम पोस्ट कर रहा है ट्विटर पे, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आप जाके इन्हीं के तमाम अकाउंट चेक कर लो, इनमें से एक ने भी, क्योंकि भाई 3 दिन बाद इजराइल की ओर से कार्रवाई शुरू हुई, 3 दिन बाद गाजा के फोटो आना शुरू हुए। इससे पहले के 3 दिनों में इनमें से एक ने भी इजराइल के अंदर जो हुआ, हमास वालों ने जो किया, उसको कंडेम करते हुए एक ने भी फोटो नहीं डाला है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई मानवता कहाँ गई, ह्यूमन राइट्स, फलाना ढिमकाना, अब इनको सब याद आ रहा है। लेकिन जब इजराइल वाले के मर रहे थे तब इनको याद नहीं आ रहा था। और अब बोल रहे हैं कि साहब खून का बदला खून नहीं होना चाहिए, आंख के बदले आंख लेंगे, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो उस दिन बोलते ना, 3 दिन का समय था आपके पास। सो ये दोगले लोग हैं और ये वाकई में बीमार लोग हैं, ये मानसिक रूप से बीमार हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए फ़िलिस्तीन के लिए, फ्री स्टेट के लिए तो मैं भी सपोर्ट करता हूं। और मैंने भी अपने कई वीडियो में कहा है कि भाई फ़िलिस्तीनियों को उनका एक देश मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, हक है भाई उनका, इसमें कोई वो नहीं है। उसके लिए अगर आप खड़े हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन हमास को कंडेम ज़रूर करें आप, जो उसने कार्रवाई की। लेकिन हमारी तरफ से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, हमास को कंडेम करते हुए कुछ नहीं कहा गया।
चलिए सौरभ भाई, बहुत अच्छी बातचीत रही और बहुत मुझे लगता है कि दर्शकों को काफ़ी मज़ा आया होगा ये बातचीत में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए।